दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की इस 10वीं कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रलयंकारी नागराज। और मैंने नागराज की सीरीज को शुरू किया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब मैं भोकाल की सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें भोकाल की शुरू से लेकर अंत तक की सभी कॉमिक्स को अपने चैनल पर सीरीज वाइज अपलोड करूंगा और उसकी एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़, हमारा एक चैनल है सेफ टेक टॉक्स, उस पर 35 सब्सक्राइबर हैं। उस पर मुझे कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़, आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आपके सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। या तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं सेफ टेक टॉक्स। और चैनल कोई बुरा नहीं है, आपकी काम की चीज़ वहाँ पर आने वाले दिनों में मिलेगी, या पहले से ही आपके काम की चीज़ वहाँ पर अपलोड हो सकती है। तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। और इसके पहले के कॉमिक्स खूनी जंग में आपने पढ़ा था इसके पहले की कहानी को। अगर आपने खूनी जंग कॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप नागराज कॉमिक्स A to Z नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर सकते हैं, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। अंत में नागराज एक टेलीविजन उसके गले में डालकर भाग जाता है। और जब हंटर ने टेलीविजन सिर से निकाला, कहाँ गया कायर? नागराज को गायब देख वो होटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। कहाँ जाता है मच्छर, मैं भी ऊपर आता हूँ। अगले ही पल हंटर होटल के लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वो वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। भागता कहाँ है कायर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर लपक कर पानी की खड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथ में थी, इसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई थी। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंची। तुम यहाँ जल्दी मेरे साथ आओ, ये बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा। तुम यहाँ कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। धड़ाम! पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। ओह, ये क्या हुआ? लगता है ये भी हंटर की ही शरारत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। नागराज, ये तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची, तुम हंटर के सिर पर टीबी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमैन को खत्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था, और ये तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या सब सीमैन से मिलने के लिए? हाँ टीना, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? कल मोंट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसकी खोजबीन के लिए यहाँ पहुंची हूँ। वो धमाका बारूदी सुरंग का था, जिसमें सीमन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफान की गति से कार की ओर बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। हाँ टीना। टीना ने कार को बचाने का भरकस प्रयत्न किया, लेकिन धड़ाक! ट्रक कार को टक्कर मारकर ही आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा।
कार के जमीन के ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज की चेतना जागी। ओह, गुलुप गुलुप, सारा पानी तो खारा पानी, तो क्या हम समुद्र में हैं? वो डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्द ही टीना को भी बाहर निकालना होगा। तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। ओह, ये क्या! वो भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकलने में मदद की। फिर दोनों तेजी से सतह की ओर उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज, बचाओ, मैं अब और तैर नहीं सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। आहा, इस जहाज पर जरूर मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नागरस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओह नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरा होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। ओह, अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत कर दिया। कोई गलत हरकत ना करना नागराज, तुम अब सीमैन की कैद में हो। मैं जानता था तो तुम सीमैन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम्हें इस जहाज पर देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान मत हो, ये सीमैन का जहाज है, और यही नहीं, मोंट कार्लो की हर चीज एक तरह से सीमैन की है। एक तरह से सीमैन की ही है। गार्ड्स, इन्हें पिंजड़े में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में वे डिसिल्वा के साथ सीमैन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सीमैन के सामने थे। निश्चय ही तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फिकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले, और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम, सांगो, बुलडॉग आदि सुरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। शेर नहीं, नागराज हूं मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा, तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वहां आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। ये सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही होगा नागराज, और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहां से निकलने की कोशिश की तो सीमैन मोंट कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा, नागराज का खून। हाँ, तुम्हारा खून बरसेगा मोंट कार्लो के ऊपर। ले जाओ इसे। सीमैन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत ना करना, वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, ये है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमैन के आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेनगन धारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोलियां चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई।
उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या ये सुरंग कभी खत्म भी होगी? हंटर अचानक रुक गया। नागराज, जानते हो ये क्या है? नहीं। उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। देखा इसका हस्त्र कैसे पिघल गई, ये इस तालाब में डूबकर। इससे आगे कैसे जाएंगे हम? तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। दीवार एक तरफ हट गई, सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, ये क्या! सुरंग के फर्श, छत एवं दीवारों से अनगिनत खंजर निकले हुए थे। हंटर ने वो अवरोध भी हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। और आगे मरने? हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। हम सब मरेंगे। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया। जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाजा खुल गया। चलो अंदर। दोनों को अंदर धकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे। नागराज, मैंने ये बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार एवं फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी है। सारी सुरंग बारूद बन गई है। अलविदा। ओह नागराज, अब हमारा क्या होगा? टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब? टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकलें तो सीमैन वहाँ बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा और उससे वहाँ लाखों लोगों की जानों को खतरा है। मेरे होते ये नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूख से ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय ना निकला। ओह टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खोलूं दरवाजा को। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो ये बारूदी सुरंग फट जाएगी। हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया। अरे क्या मिल गया? नागराज की कलाई से नागरस्ती निकली और लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सच? नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाजा भी खुल गया। ओह नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आजाद हो गए। रुको टीना, अभी नहीं। इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्ती चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला सीरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस नागरस्ती पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम? हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो जमीन पर भी खड़े होने से चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहां पड़े थे। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और नागराज उछलकर नागरस्ती पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण कि क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और उसे अपने बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ एक खूनी सफर। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्ती पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय कर लिया। धप! नागराज एवं अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओह नागराज, यू आर ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा। भाई, हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें भी बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी।
नागराज उनके समीप पहुंचा। आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? हम सब सीमैन के एक विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों के निर्माण के लिए इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूखों से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमैन से समझौता कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं, नागराज तुम्हें न टूटने देगा न मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम, सांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। धड़ाम। हाँ, और अब सीमैन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आजाद करा लिया। चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बने वे अनगिनत चाकू। नागराज, हम में से किसी को भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उसके पार पहुंच जाएं। हाँ, हम वहां तक कूद नहीं सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर ना जा सकेंगे? आप सब खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें। और कुछ देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने अपनी कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए और फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब एक एक करके इधर आ जाएं, किंतु सावधानी से। आपके ज्यादा हिलने से नागों को चोट भी लग सकती है। इस तरह बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ सभी लोग पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए और उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, ये दरवाजा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुल सकते हैं और वो है हंटर के पास। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफी प्रयत्न के बाद वो छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। वाह, मिल गया। ऊपर टीना एवं अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। ओह, पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। आप सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाइए। फिर सबके लिफ्ट में प्रविष्ट होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर आ गए। हुर्रे! किंतु वो खुशी ज्यादा देर ना टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाए खड़ा था। नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हाल में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैरकर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। छपाक! ओह, अगले ही क्षण उसकी हड्डियां का भी पता ना चला। नागराज, कुछ करो वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। अब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयों से नागनाथ एवं नागानंद के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागनंद और नागरस्सी के रूप में तालाब के उस पार उठ चले। फिर दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंडों से लिपट गए। अब क्या होगा? और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंडों में लिपट गया और तेजाब के तालाब पर एक नाग पुल बनाने लगे। कुछ ही क्षणों में पुल बनकर तैयार हो गया। वाह, नागनंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है ये नाग पुल बनाकर। और सभी उस नाग पुल के सहारे बाहर निकलने लगे। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब का भयानक तालाब पार कर गए। हुर्रे! हम नागराज, अगर तुम ना होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे। नागराज ने कलाइयां सीधी की और नाग वापस उसकी कलाइयों में समाने लगे।
सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ क्षणों उपरांत वे दीवार के सामने खड़े हो गए। टीना, ये दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नाग रस्सी के सहारे उधर कूद जाना। और फिर नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी। नाग रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से, इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है, खामोशी से चलना, कोई आवाज ना निकले। इधर सीमेन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कल से यहाँ यहाँ यूं ही दिन रात पड़े हैं हम, किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सांप सांप। और कुछ देर बाद, ओह, ये सब तो मर गए। इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, ये सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टेन गनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों को जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रविष्ट हो गए। प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से ध्वस्त हो जाए? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहां भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा एवं उसके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। फिर किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नाग सेना के जहरीले नागों ने उन्हें डसकर यमपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख सिल्वा कांप उठा। नागराज, मुझे माफ करना, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नहीं, नागराज गद्दारों एवं मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुंकार मारी और अगली सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन का तेज शोर गूंजने लगा और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वो मोटरसाइकिल से उतरकर गरजा, नागराज, इन्हें मारकर ये ना समझना कि तुम जीत गए। मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूँ। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने जहां नागराज का सिर झन्ना दिया, वहीं उसके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। उस आग की प्रचंड गर्मी ने हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह गर्म कर दिया। हंटर बुरी तरह झुलसने लगा। हंटर ने बचने के बहुत प्रयास किया, किंतु मुझे मत मारो नागराज। नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है हंटर। फिर वो जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। ये तो मर गया नागराज, ये तो मर गया लगता है नागराज। हाँ टीना, नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा, जिससे ये पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाश की, किंतु वो उसे नहीं मिला। अंत में वो सीमेन के कंट्रोल रूम में आ गया। कहाँ छुप गया है कमबख्त? तभी सीमेन नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? पढ़ें नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज। नागराज पर गोलियों का कोई असर ना होता देख सीमेन ने हथगोला निकाल लिया। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। धड़ाम! हथगोला जमीन से टकराया, परंतु नागराज उससे पहले ही वो जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सीमेन, और इससे पहले कि सीमेन कुछ और शैतानी हरकत करता, वो नागरस्सी से जकड़ा जा चुका था।
नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। नागराज, सीमेन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वो उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी वो नाग रस्सी से बंधा हुआ था। फलस्वरूप वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराया। उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। आज वाकई मोंट कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज की खून की नहीं, सीमेन की खून की बारिश हो रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर कम से कम कर दो। 2 चैनल हैं, एक तो है स्पोर्ट्स के सितारे और दूसरा है सेफ टेक टॉक्स। आप दोनों को उन चैनलों पर अपना प्यार दिखाना है, तो जाइए उन पर भी थोड़ा बहुत प्यार आप जरूर से दिखाइए। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप जैसे भी समय हो, 5 मिनट भी अगर आप रोज़ समय देंगे, 10 दिन ही आप समय दे करके देखो, तो मेरा बहुत मतलब ये हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। और आप जो भी कॉमिक्स कहेंगे वो कॉमिक्स मैं अपलोड कर दूंगा। आप जो भी डिमांड करेंगे या जैसा भी डिमांड करेंगे, इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस चैनल को ज़िंदा रखना है, या आप चाहते हैं कि हमेशा इस चैनल पे अच्छी अच्छी आपकी पुरानी कॉमिक्सें मिलती रहें और आपकी यादें ताज़ा होती रहे, तो आप प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाएंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि इस चैनल से कुछ होने वाला नहीं है, इस चैनल से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं इस चैनल पर 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, 2-3 सालों नहीं, 2020 से काम कर रहा हूँ, और ये 2025 है, तो कुछ बदलाव हुआ नहीं है। और पैसे भी मेरे पास नहीं हैं, और कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। मोबाइल भी मतलब दम तोड़ रहा है, माइक भी अच्छे नहीं हैं, जो पैसे आते हैं वो तुरंत हाथ से निकल जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, और कोई मोबाइल भी ढंग का नहीं है। कभी कभी वीडियो पूरी की पूरी कॉमिक्स रिकॉर्ड करता हूँ। अभी एक कॉमिक्स जो अभी मैंने डाला था, वो नई कॉमिक्स जो है, वो एक मनोज चित्रकथा की एक कैरेक्टर है कोई, उसकी कॉमिक्स को मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। 60 मिनट की वीडियो थी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद पता क्या चलता है कि उसमें तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मतलब 60 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया उसकी वीडियो को, और बाद में पता चला, क्योंकि मोबाइल सही नहीं है ना, मोबाइल सही नहीं है, और ये माइक लगाता हूँ तो कभी कभी छोड़ देता है। इस वजह से वो वीडियो किसी काम की नहीं रह गई, उसको डिलीट करना पड़ा। लेकिन दोबारा इच्छा नहीं हुई कि उसको फिर से रिकॉर्ड करूं, क्योंकि एक बार जिस कॉमिक्स को रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब अभी रिसेंटली किया है, उसको फिर से थोड़ा सा ये लगता है, आप खुद से समझ सकते हो। तो अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कुछ भी बाई करना चाहते हैं, तो हर वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, बस उस पर आपको क्लिक करना है, और कुछ भी परचेज करना है, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, कुछ भी परचेज करना करो, तो इसमें मेरा कुछ कमीशन मिल जाएगा। बस लिंक पे क्लिक करके कर दो यार, बस इसमें आपका क्या जाता है, कर दो, बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।